हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रैप। समाचार पत्र विश्लेषण की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समाचार पत्र विश्लेषण की इस सीरीज में हम द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करते हैं। आज की तारीख है 4 जनवरी 2021 और आज हम 4 जनवरी के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि आज के समाचार पत्र में ऐसे कौन कौन से समाचार आए हैं जो कि हमारी यूपीएससी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही हम कुछ अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जिस एडिटोरियल की चर्चा करेंगे वो पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है। एन एंटी डिस्क्लोजर अमेंडमेंट दैट हिट पब्लिक हेल्थ। ये जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो ये जो एडिटोरियल आया है इसमें ये बताया गया है कि जो पेटेंट होता है उसके कार्य का जो प्रकटीकरण किया जाता है उसके नियमों को अब कमजोर कर दिया गया है। सरकार के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है और पेटेंट कार्य प्रकटीकरण के जो नियम है उन्हें कमजोर कर दिया गया है। इनके कमजोर होने से क्या होगा कि भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग जो शासन है उसकी प्रभावशीलता बाधित होगी। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि पेटेंट कार्य प्रकटीकरण जो है वो क्यों किया जाता है और किस प्रकार से अभी जो संशोधन किया गया है इसमें इसे कमजोर कर दिया गया है और ये किस प्रकार से काफी ही बाधाकारी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताया है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पेटेंट संशोधन नियम 2020 जो है उसे प्रकाशित किया है और इस नियम में क्या किया गया है कि जो बयान का प्रारूप होता है अर्थात जो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है उसमें संशोधन किया गया है और ये संशोधन किया गया है कि पेटेंट या फिर लाइसेंस लेने वाले जो होते हैं उनको जो पेटेंट कार्यालय है उसको प्रतिवर्ष बताने की आवश्यकता होती है कि उनके द्वारा व्यावसायिक रूप से कितना काम किया गया है या फिर देश में जनता के लिए पेटेंट के लिए जो आविष्कार किए गए हैं उसे किस प्रकार से उपलब्ध कराया गया है। तो अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो क्या होता है कि जब किसी नई चीज का आविष्कार होता है, चाहे वो किसी नई दवाई का आविष्कार हो या फिर कोई अन्य चीज का आविष्कार हो, तो उसके लिए पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट का मतलब है कि अगर एक ए दवाई का आविष्कार हुआ है तो जिसके द्वारा उसे बनाया गया है वो उस पर पेटेंट लेता है कि उनका केवल उस व्यक्ति का अधिकार होता है उस दवाई को बनाने पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज का आविष्कार करने में बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता होती है। तो अगर आविष्कार के बाद में सभी लोग उसका उपयोग करने लग जाएंगे तो उससे बनाने वाले को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उनको उस चीज का पेटेंट दिया जाता है एक निश्चित समय अवधि के लिए। इस समय अवधि के बाद में ये जो वस्तु है या फिर कोई दवाई है ये बाजार में आती है और इसका कमर्शियल उपयोग किया जाता है, लेकिन उससे पहले केवल एक निश्चित कंपनी के पास में या एक निश्चित व्यक्ति के पास में उस चीज का पेटेंट होता है जिससे कि वो बाजार में उसे अपने मूल्यों के हिसाब से बेच सकती है। तो मान लीजिए नॉर्मली क्या होता है कि 20 वर्ष की अवधि के लिए किसी दवाई को पेटेंट दिया जाता है। केवल एक निश्चित कंपनी या व्यक्ति जो है वही उसका कमर्शियल यूज कर सकता है, उसे बाजार में बेच सकता है। उसके बाद में उसके लिए जो लाइसेंस है वो दूसरी कंपनियों को दिया जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो नया संशोधन किया गया है इसमें क्या किया गया है कि जो पेटेंट या लाइसेंस लेने वाला होता है उसको पेटेंट कार्यालय में प्रतिवर्ष ये बताने की जरूरत होती है कि उनको जिस वस्तु के लिए पेटेंट दिया गया है उसका उपयोग उन्होंने व्यावसायिक रूप से कितना किया है, व्यावसायिक रूप से उसका कितना काम किया है या फिर जनता के लिए, लोगों के लिए इस आविष्कार का उपयोग कितना किया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके फॉर्मेट में संशोधन कर दिया गया है अब, और इससे क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है अब ये कमजोर हो गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो संशोधन है इसने जो प्रकटीकरण प्रारूप है उसको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। अर्थात यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अमेंडमेंट है इसने जो डिस्क्लोजर फॉर्मेट होता है, जो प्रकटीकरण प्रारूप होता है, उसको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इससे क्या होगा कि भारत की जो अनिवार्य लाइसेंसिंग शासन की प्रभावशीला है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 20 वर्ष के बाद में लाइसेंस दिया जाता है अलग कंपनी को। तो इस प्रकार से इसमें जो परिवर्तन किया गया है इससे क्या होगा कि भारत की जो अनिवार्य लाइसेंसिंग की शासन की प्रणाली है उसकी प्रभावशीलता जो है वो प्रभावित होगी, जो कि
पेटेंट कार्य सूचना के पूर्ण प्रकटीकरण पर निर्भर करता है। ये इस पर निर्भर करती है कि पेटेंट ने किस प्रकार से कार्य किया है, उसकी जो सूचना उनके द्वारा दी जा रही है उस पर। ये बदले में जीवन रक्षक दवाएं जो होती है उनके सहित और भी कई जो महत्वपूर्ण आविष्कार है उन तक पहुंच में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि अब एक तरीके से पेटेंट प्राप्त करने वाले का कर्तव्य हो गया है कमर्शियल यूज करना उसका। तो इस प्रकार से जो कई महत्वपूर्ण दवाएं होती है उसकी पहुंच में ये बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे क्या होगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। तो अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो इसमें सबसे बड़ी ये चीज देखी गई कि इसमें सूचनाओं का जो खुलासा है उसको देख लेकर समस्या देखी गई। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर एक आविष्कार होता है तो उसका जो आविष्कारक होता है उसको 20 साल की अवधि के लिए पेटेंट का एकाधिकार दिया जाता है। लेकिन अब ये जो संशोधन किया गया है इसमें क्या किया गया है कि भारत में जो पेटेंट कानून है उसमें जो पेटेंट लेने वाला होगा उस पर एक कर्तव्य बनाया गया है। मतलब पहले क्या होता था कि 20 साल की अवधि के लिए पेटेंट लेने वाले के पास में एकाधिकार होता था। मतलब वो 20 वर्ष की अवधि तक उनके द्वारा जिस चीज का आविष्कार किया गया है उसे बाजार में बेच सकता है। उसके बाद में उसके लिए लाइसेंस दिया जाता था दूसरी कंपनियों को। लेकिन अब ये जो पेटेंट बनाने वाला है, जो पेटेंट लेने वाला है, उसको इसका कर्तव्य दिया गया है कि वो अपने आविष्कार को जो कमर्शियल मार्केट में लेकर आए। इससे क्या होगा कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में आविष्कार का काम जो है वो जनता तक पहुंचे, ताकि इसका जो लाभ है वो भारत तक पहुंच सके। लेकिन इस तरीके से पेटेंट जो लेने वाला व्यक्ति है, अगर उसके कर्तव्य को ये बनाया जाता है और अगर वो इससे चूक जाता है तो ये भारत की जनता के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। वास्तव में पेटेंट देने का उद्देश्य जो है वो केवल नवाचार को प्रोत्साहित करना नहीं होता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होता है कि वो जो आविष्कार है वो भारत में काम कर रहे हैं और ये जो आविष्कार है इनको उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में जनता के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। अर्थात इनका जो मूल्य है जब इन्हें जनता को उपलब्ध कराया जाता है तो वो भी उचित होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर ये जो पेटेंट लेने वाला व्यक्ति है ये अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है तो इस कर्तव्य की जो विफलता है वो पेटेंट अधिनियम 1970 जो है उसके तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग या पेटेंट के बाद के जो निरसन है उसको ट्रिगर करती है। मतलब पेटेंट की समयावधि के समाप्त होने के बाद में जो लाइसेंस दिया जाता है उसे प्रभावित करेगा वो। इसके अलावा अदालतों ने एक पेटेंट के उल्लंघन के मामले में जो भारत में काम नहीं किया है उसके अंतिम निषेधाज्ञा से इनकार कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जानकारी आवश्यक है कि ये जो आविष्कार है इनका जनता में किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, ताकि भारत में पेटेंट के जो एकाधिकार है अगर उसका दुरुपयोग होता है तो उसकी जांच की जा सके। पेटेंट के एकाधिकार का दुरुपयोग कैसे होता है कि मान लीजिए पेटेंट प्राप्त जिस व्यक्ति के पास में है उसके द्वारा अत्यधिक मूल्य निर्धारण किया जाता है, बहुत ज्यादा मूल्य लिया जाता है, या फिर जो आपूर्ति है वो पूरी नहीं की जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो पेटेंट है उसका जो एकाधिकार है उसका दुरुपयोग होगा। तो इसकी जांच करने के लिए जो पूरी जानकारी है वो आवश्यक है। तो तदनुसार धारा 146(2) जो है वो एक अनोखा प्रावधान है जो कि अधिकांश अन्य देशों के पेटेंट कानूनों में नहीं है। धारा 146(2) क्या है तो इसमें हर पेटेंट और जो लाइसेंसधारी है उसको पेटेंट कार्यालय को एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। पेटेंट कार्यालय को ये बताना होता है इन्हें कि इनके द्वारा साल भर में जो कमर्शियल यूज है पेटेंट का वो किस प्रकार से किया गया और जनता के लिए किस प्रकार से कार्य किया गया, जिससे ये पता लगता है कि उन्होंने भारत में आविष्कार का जो उपयोग है वो किस प्रकार से किया। इसका जो खुलासा है वो पेटेंट नियम 2003 के तहत निर्धारित फॉर्म 27 फॉर्मेट में किया जाना है। अर्थात फॉर्म 27 फॉर्मेट है जिसे इन पेटेंट धारियों के द्वारा भरा जाता है और ये जानकारी प्रदान की जाती है। तो ये कथन जो है ये पेटेंट कार्यालय संभावित प्रतियोगियों आदि की मदद करने के लिए है, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि पेटेंट ने भारत में आविष्कार के लिए कितना कार्य किया है और इसका पर्याप्त रूप से उपयोग किया गया है और साथ ही ये जनता के लिए एक उचित मूल्य पर उपलब्ध है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पेटेंट और लाइसेंस लेने वाले हैं उसके साथ साथ में जो पेटेंट कार्यालय है उन्होंने भी ये जो वैधानिक आवश्यकता है फॉर्म 27 की इसकी अवहेलना की है। इसके अलावा जो कई
बहुराष्ट्रीय निगम है अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, उनकी सरकार ने इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण दबाव रहा है। तो यहाँ पर ये जो संशोधन है ये किस प्रकार से आया, अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक जनहित याचिका दायर की गई थी 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय में। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष श्यामनाथ बशीर के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी और उस जनहित याचिका के बाद में जो प्रपत्र आया उसी में हाल का संशोधन जो है वो किया गया था, उसमें मांग की गई थी संशोधन की। जनहित याचिका जब ये दायर की गई तो इससे अदालत का ध्यान केंद्रित हुआ जो गैर दाखिल या फिर दोषपूर्ण दाखिले होते हैं पेटेंट से संबंधित उसकी तरफ, जिसके बाद में अदालत ने जो पेटेंट और लाइसेंसधारी होते हैं उनके द्वारा जो फॉर्म 27 भरा जाता है उसके संबंध में और साथ ही इसके अलावा सरकार से इस संबंध में दिशा निर्देश जो हैं वो मांगे थे। और इसके साथ ही ये कहा था कि सरकार जो है वो पेटेंट के काम के प्रकटीकरण अर्थात डिस्क्लोजर के जो नियम हैं उसको सख्ती से लागू करे और इसका जो उल्लंघन करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करे। साथ ही ये जो जनहित याचिका थी इसमें फॉर्म 27 के सुधार का भी आह्वान किया गया था, जिसमें ये तर्ज दिया गया था कि यहाँ पर जो मांगी गई जानकारी है वो पेटेंट के काम करने की सीमा का पता लगाने के लिए सकल अपर्याप्त है। अर्थात इससे पहले जो फॉर्म 27 में जानकारी मांगी थी वो पेटेंट के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करने के लिए अपर्याप्त थी, वो डेटा अपर्याप्त था, इसलिए फॉर्म 27 के सुधार का भी आह्वान किया गया था। इसके बाद में क्या हुआ कि सरकार ने ये स्वीकार किया कि जो फॉर्म 27 है उसका जो प्रारूप है वो समस्याग्रस्त है और उसमें सुधार की आवश्यकता है और उचित संशोधनों को प्रभावी करने के लिए अदालत को एक उपक्रम जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था। इस प्रकार से अदालत ने 2018 में जनहित याचिका का निपटारा किया और सरकार को ये निर्देश दिया कि वो ये जो उपक्रम है उसमें जो बताया गया है उस समय सीमा के भीतर संशोधन की जो प्रक्रिया है वो पूरी करे। लेकिन सरकार के द्वारा ये हाल ही में संशोधन लाया गया है तो ये देखा कि संशोधन लाने में 2 साल की देरी की गई सरकार के बाद में। और इसके बाद भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देरी के बाद में भी ये जो परिवर्तन लाया गया इसमें फॉर्म 27 को मजबूत करने के बजाय संशोधन ने इसे और भी अधिक कमजोर कर दिया है, जिससे कि जो संशोधन करके अभ्यास का पूरा उद्देश्य था वो ही खत्म हो गया है, वो इस उद्देश्य को पूरा ही नहीं करता है। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, जनहित याचिका थी, उसमें सुझाए गए फॉर्म्स में पहले से ही मांगी हुई जानकारी के लिए अधिक विस्तृत विवरण के लिए कॉल करने की बजाय संशोधित फॉर्म जो है इसने इस तरीके की बहुत सी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता को पूरी तरीके से हटा दिया है। मतलब जनहित याचिका जो दायर की गई थी उसके बाद में क्या होना चाहिए था कि ये जो जानकारी है ये बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जो संशोधन किया गया उसमें क्या किया, जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता को ही हटा दिया गया। तो इस प्रकार से जो फॉर्म 27 का प्रारूप है वो पेटेंट की जो कामकाजी आवश्यकता है उसके मूल सार को नुकसान पहुंचा रहा है। तो पेटेंट और जो लाइसेंसधारी है उनको अब केवल इन जानकारियों को प्रदान करने की आवश्यकता होगी। वो जानकारियां कौन सी है? सबसे पहले पेटेंट लेने वाले या जो लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति हैं उन्हें केवल ये बताना होगा कि उनके द्वारा पेटेंट पर काम किया गया है या नहीं। अर्थात उनको अगर ए दवा के लिए पेटेंट दिया गया है तो क्या उस दवा को आगे बढ़ाने के लिए, समाज तक लाने के लिए कोई कार्य किया गया है या नहीं। अगर इस आविष्कार पर कार्य किया गया है तो भारत में अगर उसका निर्माण किया गया है या फिर आयात किया गया है आविष्कार का, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने से या फिर आयात करने से जो राजस्व है वो कितना प्राप्त हुआ है। और अगर काम नहीं किया गया है अर्थात उसे समाज के लिए आगे ले जाने के लिए कार्य नहीं किया गया है तो उसका कारण बताना होगा और काम करने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये बताना होगा। लेकिन वहीं पे अब ये जो पेटेंट और लाइसेंसधारी हैं उनको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि जो आविष्कार है उसे भारत में निर्मित किया है या आयात किए गए आविष्कार की मात्रा कितनी है। तो एक तो मात्रा बताने की आवश्यकता नहीं होगी और इसके अलावा वर्ष के दौरान दिए गए जो लाइसेंस हैं और जो उप लाइसेंस है उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही उचित मूल्य पर सार्वजनिक आवश्यकता के संबंध में जो बैठक की गई है उसके बारे में भी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर उनके द्वारा मात्रा नहीं बताई जाएगी, केवल राजस्व बताया जाएगा, तो इससे जो सही प्रकार से डेटा है
वो प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। अगर महज आविष्कार के आयात के बारे में बताया जाएगा और आविष्कार से प्राप्त जो राजस्व है उसके बारे में बताया जाएगा, तो इससे ये पता नहीं लगाया जा सकेगा कि ये जो आविष्कार है इसकी कितना हद तक सार्वजनिक आवश्यकता को इसने पूरा किया है और कितना हद तक इस पर काम हुआ है। और अगर मात्रा के बारे में इसमें नहीं बताया गया है तो मान लीजिए कि जो 10 यूनिट है वही बेची गई किसी ए दवाई की, लेकिन 1 यूनिट जो है वो 100 रुपए में बेची गई, तो उससे क्या हुआ कि कुल 1000 रुपए प्राप्त हुए और यहाँ पर सिर्फ राजस्व बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि उसका जो मूल्य है वो कहीं ज्यादा रखा गया हो। अगर सिर्फ राजस्व पता लगेगा तो उससे आपको ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी कि उसका मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया गया है, तो मात्रा जानने की भी वहां पर आवश्यकता होगी। तो इस मूल्यांकन के लिए आवश्यक जो सभी बुनियादी ढांचा है वो भारत में निर्मित या आयातित क्वांटम या आविष्कार की कुल इकाइयां कितनी हैं, कुल मात्रा कितनी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें तो फॉर्म 27 में जो बायर होता है उसके द्वारा जब इस प्रकार के मात्रा से संबंधित डेटा का खुलासा किया जाता है तो इसी तरीके से कैंसर विरोधी दवा सराफेब या नेक्सावर जो है उसके लिए भारत को नाक्टो को पहला अनिवार्य लाइसेंस देने की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई गई थी। इसी मात्रा की जानकारी के बाद में भारत के द्वारा नाटको को पहला अनिवार्य लाइसेंस दिया गया था। इस प्रकटीकरण की आवश्यकता का विलोपन इस प्रकार चौंकाने वाला है कि इस फॉर्म के बहुत उद्देश्य को ये खत्म कर देगा। अगर इस प्रकार से मात्रा के बारे में और अन्य जानकारी नहीं दी जाती है तो ये जो पूरा डिस्क्लोजर करने का नॉर्म है उसका जो उद्देश्य है वही खत्म हो जाएगा। अगर जानकारी दी ही नहीं जा रही है पूरी तरीके से तो उस जानकारी को उपयोग में लिया ही नहीं जा सकेगा। किसी भी लाइसेंस जानकारी को प्रस्तुत करने की जो आवश्यकता है उसको हटाना, यहाँ तक कि लाइसेंस के जो अस्तित्व है उसके बारे में डिस्क्लोजर का जो विवरण है अगर उसे भी हटा दिया जाता है, मतलब जो लाइसेंसधारी हैं या फिर उप लाइसेंसधारी हैं उनके नाम, पीआईएल में जो सुझाव दिए गए थे लाइसेंसों की व्यापक शर्तों की बजाय ये सभी उसमें नहीं है, और अगर इन्हें हटा दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो पेटेंट लेने वाला होता है या फिर जो लाइसेंसधारी है वो केवल स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं कि उन्होंने पेटेंट पर क्या काम किया है, क्योंकि वो सिर्फ एक राजस्व बता रहे हैं तो वो केवल खुद प्रमाणित कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कार्य किया है, और उनके द्वारा जो प्रमाणित किया जा रहा है उसे सिद्ध करने के लिए, उसे प्रूव करने के लिए कोई जो डाटा है उस डाटा के द्वारा उसका दावा करने की उन्हें जरूरत नहीं है, जिसमें पेटेंट को लाइसेंसिंग और उप लाइसेंसिंग जो है वो भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो आविष्कार किया गया है उस आविष्कार का मूल्य, जैसे कि आविष्कार जो है उसकी कीमत, कोई दवाई बनाई गई है तो उस दवाई की कीमत, इसकी जो अनुमानित मांग है बाजार में इसकी क्या मांग है और किस हद तक मांग को पूरा किया गया है, मांग को पूरा करने के लिए पेटेंट के द्वारा कुछ विशेष योजनाएं बनाई गई, कोई कदम उठाए गए, इनका जो विवरण है इन सभी के विवरण का उल्लेख करने की जो इस नए संशोधन में छूट दी गई है। लेकिन इसके संबंध में पीआईएल में सिफारिश की गई थी, तो अगर इस संबंध में छूट दे दी गई है तो अब इससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये जो आविष्कार है वो पर्याप्त मात्रा में और सस्ती कीमत पर जनता के लिए उपलब्ध कराया भी जा रहा है या नहीं, और इसका जो असर है वो जनहित पर होगा। जनहित जो है वो इससे काफी प्रभावित होगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सरकार ने पेटेंट और लाइसेंसधारियों पर कानून के द्वारा लगाए गए जो महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं उसको पेटेंट की काम की जो जानकारी है उसका खुलासा करने के लिए काफी कमजोर कर दिया है। और इतना ही नहीं, इससे क्या होगा कि इसका जो उद्देश्य है वो भी खत्म हो जाएगा। इस जानकारी की कमी से क्या होगा कि जो अनिवार्य लाइसेंसिंग है वो भी प्रभावित होगी और पेटेंट के जो दुरुपयोग के मामले हैं उनमें भी वृद्धि हो सकती है, और साथ ही अन्य जो सामाजिक हित हैं वो इन उपायों को लागू होने से इसमें रोका जा सकता है, और कुछ आविष्कारों को जनता के लिए दुर्गम बनाया जा सकता है। हो सकता है कि ये जो नए आविष्कार किए गए हैं ये जनता तक पहुंचे ही ना और ये जनता के लिए काफी रेयर हो जाएं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो पेटेंट दवाओं के मामले हैं उसमें सुलभता की कमी के कारण देश के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ये प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। अगर दवाओं का पेटेंट किया जाता है और ये जनता के पास में उपलब्ध ही नहीं होंगे तो इसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सरकार
को पीआईएल में जो सिफारिशें की गई थी उसको ध्यान में रखते हुए अपना जो संशोधन है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और साथ ही सरकार को खुद को मजबूत करना चाहिए और साथ ही इसे बहाल करने के लिए ये जो संशोधन किया गया इसमें पुनः संशोधन करने की आवश्यकता है। अब हम चलते हैं अगली न्यूज पर जो कि पेज नंबर 1 पर प्रकाशित हुई है और जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है और इसी से संबंधित एक एडिटोरियल जो है वो प्रकाशित हुआ है। तो न्यूज ये है, इंडिया अप्रूव 2 कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज। तो भारत में 2 कोविड-19 वैक्सीन जो है उन्हें इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। वो 2 कोविड-19 वैक्सीन कौन कौन सी है? एक तो है कोविशील्ड जो कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई है और दूसरी है कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक के द्वारा लाई गई है। तो इन दोनों को इमरजेंसी यूज के लिए अर्थात आपातकालीन स्थितियों में उपयोग करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो ये जो एडिटोरियल है ये इसी संबंध में आया है और इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि ये जो वैक्सीन की मंजूरी दी गई है आपातकालीन परिस्थितियों में, लेकिन अभी भारत का जो समाज है, भारत देश है, वहां पर ये देखा जा रहा है कि वैक्सीन का उपयोग करने के संबंध में उच्च संकोच है और ऐसे में इसके संबंध में जो जानकारी दी गई है उसमें जो अस्पष्टता है वो खतरनाक हो सकती है। इस एडिटोरियल में ये बताया है कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा वैक्सीन रोल आउट जो है वो होने वाला है और अभी भारत का जो ड्रग कंट्रोलर जनरल है उनने आपातकालीन स्थितियों के तहत प्रतिबंधित उपयोग के लिए 2 टीकों को औपचारिक रूप से अनुबंधित किया है। ध्यान रखना है कि ये आपातकालीन स्थितियों के लिए अनुमति दी गई है। ये 2 टीके हैं ये। हालांकि अन्य टीके जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं और वो भी अभी रास्ते में हैं, लेकिन इन दोनों ने एक मिसाल कायम की है कि भविष्य में कोविड-19 टीकों का मूल्यांकन और जो प्रशासन है वो किस तरीके से किया जाएगा ये इससे पता लग सकता है। तो जो भारत है वो लंबे समय से टीकों के निर्माता के रूप में कार्य कर रहा है। लंबे समय से देखा जा रहा है कि भारत में वैक्सीन बन रही है, लेकिन ऐसा जो है वो कम ही होता है कि जो वैक्सीन बनने की शुरुआत है वो स्क्रैच से हो, एकदम जीरो से उसकी शुरुआत की जाए, उसके बाद में उसका परीक्षण किया जाए और परीक्षण होने के बाद में वो पूरी दुनिया को वैक्सीन प्रदान की जाए। लेकिन कोविड-19 के समय में ऐसा देखा गया। महामारी जो है वो उन क्रेडेंशियल्स को स्थापित करने के लिए एक अभूतपूर्व अवसर हमें प्रदान कर रही है। लेकिन ऐसे समय में क्या देखा गया, जब हमारे पास में ये जो पूरा कार्य करने का अवसर था तो ये देखा गया कि पहले ही एक सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है उसे साइड स्टेप कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या था कि रोल आउट वैक्सीन का करने से पहले जो भारत की आबादी है उसमें वैक्सीन की जो प्रभावशीलता है उसे स्थापित करने की जरूरत थी। अर्थात जो वैक्सीन है उसका अगर रोल आउट किया जा रहा है, उसे मार्केट में लाया जा रहा है, तो उससे पहले वैक्सीन की जो प्रभावशीलता होगी कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है इसके बारे में जनता को बताने की आवश्यकता थी, लेकिन इसे साइड स्टेप कर दिया गया। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। एक डबल ब्लाइंड चरण 3 परीक्षण होता है। डबल ब्लाइंड चरण 3 परीक्षण में क्या होता है कि कुछ स्वयंसेवक यहाँ पर आते हैं। ये अगर कुल 100 स्वयंसेवक आते हैं तो इनमें से 50 स्वयंसेवकों को वैक्सीन दी जाती है और 50 स्वयंसेवकों को वैक्सीन नहीं दी जाती है और उसके बाद में इन दोनों में बीमारी की जो दर है उसकी तुलना की जाती है, जिससे वैक्सीन की जो क्षमता है उसे निर्धारित किया जा सके। तो ये एक प्रकार से साक्ष्य आधारित दवा का तरीका है। जो एस्ट्राजेनेका है उसके साथ में समझौते के कारण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है SII जो है उन्होंने यूके और ब्राजील में चरण 3 परीक्षण से संबंधित जो डेटा है वो प्रस्तुत किया। लेकिन ये जो डेटा है इसमें जो 1600 भारतीयों ने भाग लिया उसमें ये जो भारतीय स्वयंसेवक थे इनमें वैक्सीन जो है वो कितना सुरक्षात्मक है इसके बारे में सार्वजनिक रूप से भारत में कुछ भी नहीं कहा गया इनके द्वारा। और इसके अलावा अगर हम कुछ प्रमुख वैक्सीन उम्मीदवारों के बारे में बात करें जिसमें फाइजर, मॉडर्न्स, एस्ट्राजेनेका है, इनने क्या किया है कि इनके द्वारा इनकी जो खुद की आबादी है वहां पर वैक्सीन की जो क्षमता है उसके बारे में कम से कम जो आंशिक परिणाम है उन्हें तो सार्वजनिक किया है, इससे पहले कि जो संबंधित नियामक है उनके द्वारा इन्हें आगे बढ़ाया जाए। अर्थात अन्य जो बड़े वैक्सीन उम्मीदवार है उनके देश के नियामकों के द्वारा उनकी वैक्सीन को मंजूरी दी जाए, इससे पहले उन्होंने वैक्सीन के जो आंशिक परिणाम है उन्हें सार्वजनिक किया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ है। अगर हम भारत बायोटेक के बारे में बात करें तो भारत बायोटेक जो है वो भारत में इस तरीके का जो चरण 3 परीक्षण हो रहा है वो कर रहा है, लेकिन अभी तक भी भारत बायोटेक जो है वो इससे संबंधित डेटा देने के लिए सक्षम नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनियों के द्वारा ये जो भारतीय डेटा है वो केवल वैक्सीन की सुरक्षा के संबंध में है,
क्योंकि जो आवश्यक संख्या में स्वयंसेवकों की आवश्यकता है चरण 3 परीक्षण के लिए, वो भारत बायोटेक जो है वो अभी तक भर्ती करने में सक्षम नहीं हुआ है। इसके अलावा इन कंपनियों के द्वारा जो भारतीय डेटा दिया जा रहा है वो केवल वैक्सीन की सुरक्षा का है और केवल इसकी जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है उसको स्पष्ट करने के लिए है। हालांकि ये जो महामारी है अभी, उसने थेरेपियों और जो हस्तक्षेप है उसके कई परिणामों का खुलासा किया है। ऐतनाशक प्लाज्मा थेरेपी से लेकर एंटीवायरल की स्लीव तक, जो कि आदर्श प्रयोगशाला स्थितियों के तहत अच्छी तरीके से काम करता था। लेकिन वहीं पे थेरेपियों के संबंध में ये देखा गया कि जो वास्तविक हॉस्पिटल है, रियल वर्ल्ड हॉस्पिटल है, उनकी स्थितियों में ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये इनकी रक्षा वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो टीकों को आपातकालीन स्थिति के लिए मंजूरी दी गई है उसको देखते हुए चिंता जाहिर की जा रही है। अप्राप्त टीकों को मंजूरी देने के लिए चिंता ये है कि यदि उचित चरण 3 परीक्षण जो है वो करने के लिए लगभग असंभव बना देता है। स्वयंसेवकों ने एक परीक्षण में भाग लेने की अपेक्षा करना जो है वो अनैतिक नहीं होगा, जहां वास्तविक टीका लगाने का केवल 50% मौका है। अगर किन्हीं वॉलंटियर्स के द्वारा, स्वयंसेवकों के द्वारा इस परीक्षण में भाग नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वास्तविक टीका लगने की जो मौका है वो केवल 50% है, लेकिन वहीं पर उनके पास में वास्तविक खुराक का विकल्प जो है वो कहीं और भी है। स्वयंसेवकों की भर्ती और संभावित पूल की जो गति है उसको देखते हुए एसआईआई और भारत बायोटेक जो है उनको कुछ सप्ताह लगेंगे जिसके भीतर वो अधिक डाटा जो है वो उपलब्ध करने में सक्षम होंगे। इसलिए यहाँ पर ये कल्पना करना कठिन है कि इन टीकों के एक आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के माध्यम से जल्दबाजी क्यों की गई है। ये जल्दबाजी क्यों की गई है कि इनको आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई। अस्पष्टता जो है वो ऐसे देश में सरकार की जो संचार रणनीति है उसको चिन्हित करती है। हमारा जो देश है उसके पास में टीकाकरण कार्यक्रम का वर्षों का अनुभव है। इसके अलावा हमारे देश में ये देखा गया कि कई गंभीर बीमारियों को टीके के माध्यम से खत्म किया गया, लेकिन ऐसे समय में भी देश में टीकों को लेकर अविश्वास बना हुआ है। तो ये दर्शाता है कि देश में टीकों के संबंध में जो कम्युनिकेशन है, जो संचार की रणनीति है, वो उसमें कमी है और सरकार को देश की संकट में इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में जब देश जो है वो संकट की स्थिति में है तो ऐसे समय में इस चीज की उपेक्षा सरकार को नहीं करनी चाहिए और इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। इसके बाद में अगला एडिटोरियल है अ टॉर्चरस रिकवरी, जो कि जीएसटी कलेक्शन के संबंध में है। ये पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है और जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो दिसंबर में रिकॉर्ड जीएसटी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वो अभी भी पीछे है। ये इस एडिटोरियल में बताया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि दिसंबर में अब तक का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा रहा है और इस महीने में जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1.15 लाख करोड़ को पार करके रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। और इसके संबंध में ये बोला जा रहा है कि ये जो जीएसटी कलेक्शन इतना अधिक हुआ है ये मुख्य रूप से हुआ है त्योहारी सीजन की मांग को लेकर। दिसंबर का कलेक्शन हाई रहा है क्योंकि ये जो है त्योहार के आसपास का समय होता है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि ये जो कलेक्शन है ये पिछले 21 महीने के लिए जो मासिक राजस्व है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ को दर्शाता है और ऐसा हुआ है महामारी के बाद में जब अर्थव्यवस्था जो है वो रिकवर हो रही है। और इसके अलावा जीएसटी के जो फर्जी बिल हैं उनके खिलाफ देश भर में कार्यवाही के साथ में हाल ही में बहुत से व्यवस्थित बदलाव लाए गए, उनका ये असर है जिससे कि अनुपालन में सुधार हो रहा है, ऐसा वित्त मंत्रालय के द्वारा बयान दिया गया है। तो इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि 2020-21 के पहले 8 महीनों में जो बाजार लक्ष्य था उसके महज 40% पर राजस्व की जो प्राप्ति है वो हो गई है। और इसके साथ ही सरकार को ये उम्मीद होगी कि दिसंबर 2017 में जब अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था, इनडायरेक्ट टैक्सेस व्यवस्था की जीएसटी की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से दिसंबर के अप्रत्यक्ष कर प्रवाह जो है वो अब तक उच्चतम रहा है। दिसंबर के महीने में अब तक सबसे ज्यादा कर प्रवाह जो है वो देखा गया है। दिसंबर में स्पाइक आने से पहले अक्टूबर और नवंबर में ये देखा गया था कि लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपए का जो वो औसत है वो देखा गया और जीएसटी इनफ्लो जो है वो लगातार 3 महीने से ये देखा गया कि 1 लाख करोड़ से ऊपर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि पिछले मार्च में जब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट देखी गई थी, जिसके साथ ही जीएसटी इनफ्लो जो है वो भी कम देखा गया था। पहली
2 तिमाहियों में, लेकिन उसके बाद में अब ये उम्मीद थी कि ये जो तीसरी तिमाही है इसमें भारत की जो हेडलाइन वृद्धि दर है वो पुनर्जीवित हो सकती है। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि जो वित्त मंत्रालय है उनके द्वारा जोर देकर ये कहा गया है कि जीएसटी की जो दिसंबर की 12% की साल दर साल उछाल है ये 21 महीनों में दर्ज की गई उच्चतम विकास दर है और ये बताती है हालिया महामारी आर्थिक सुधार को। इसके साथ ही उनके द्वारा ये बोला गया है कि हाल ही में बहुत से जो व्यवस्थित बदलाव किए गए हैं उनका असर है जिससे कि अनुपालन में सुधार आया है और जीएसटी कलेक्शन जो है वो बेहतर हुआ है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये जो बदलाव किए गए इनसे जीएसटी इनफ्लो कितना बड़ा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि नवंबर के महीने में कोविड-19 अनलॉक के खुलने के बाद में अब जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है उसके कारण जीएसटी कलेक्शन जो है वो कितना बड़ा है, क्योंकि दिसंबर का जो जीएसटी कलेक्शन है वो मुख्य रूप से नवंबर के महीने में जो अर्थव्यवस्था की गतिविधियां हैं उसको दर्शाता है। इसके अलावा नवंबर में भारत का जो त्योहारी सीजन है वो भी होता है, तो उसे भी यहाँ पर शामिल किया गया है। जो शादियों का सीजन होता है, त्योहारी सीजन होता है, उसके कारण भी जीएसटी कलेक्शन बड़ा है और आने वाले जो महीने हैं इसमें ये मीडियम हो सकता है। हालांकि जो बेस है, आधार है, उसके कम होने के कारण भी जो वृद्धि दर है वो कम रह सकती है, क्योंकि अब जो लॉकडाउन है उसको हुए हुए 1 साल हो गए हैं। लेकिन इसके साथ ही इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि 1 जनवरी से लागू होने वाले जो नए जीएसटी नियम हैं उनसे जीएसटी अनुपालन को और कड़ा करने की उम्मीद है, ताकि राजस्व बूस्टर जो है वो हिस्सा बना रहे। इसके अलावा आयात पर जीएसटी जो है उसने नवंबर में 27% की मजबूत वृद्धि की है, अर्थात आयात पर जो जीएसटी प्राप्त होता है उसमें नवंबर में 27% की मजबूत वृद्धि देखी गई। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया जो टोटल आयात है, जो टोटल इंपोर्ट है वो केवल 13.13% व्यापारिक आयात था, अर्थात जो पूरा ट्रेड था उसमें आयात जो है वो केवल 13.33% था, लेकिन उसके कारण जो जीएसटी में वृद्धि हुई है वो 27% हुई। दिसंबर 2020 में आयात में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई और फरवरी 2020 के बाद में पहली बार आयात पर जीएसटी आने वाले महीनों में और बढ़ जाएगा। फरवरी के बाद में लगभग लॉकडाउन हो गया था और तब से आयात जो है वो कम था और लगभग खत्म ही था, लेकिन उसके बाद से अब देखा गया है कि आयात पर जो जीएसटी है उसमें वृद्धि हुई है और आने वाले समय में इसके और बढ़ने की संभावना है। इसी तरीके से कार के संबंध में जो बिक्री है वो भी दिसंबर में 5 महीने से बढ़ रही है, जो न केवल जनवरी में जो जीएसटी की प्राप्तियां हैं उसको बढ़ाएगी बल्कि बहुमूल्य क्षतिपूर्ति उपकर जो है वो भी लेकर आएगी। तो यहाँ पर जो भी प्रक्षेप वक्र राजस्व प्राप्त होता है वो पेन पॉइंट बने रहते हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं जो है वो हो सकती है। इसके अलावा नवंबर में अगर हम कोर सेक्टर के बारे में बात करें, कोर सेक्टर क्या होता है? कोर सेक्टर में आते हैं स्टील, सीमेंट उद्योग आदि। तो उसमें क्या देखा गया कि जो स्टील है और जो सीमेंट उद्योग है उसमें पहले थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद में वापस गिरावट देखी गई। और साथ ही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है उसके अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2020 की जो तिमाही है उसमें नए निवेश में 1 साल पहले की तुलना में 88% गिरावट आई है, अर्थात जो नया निवेश है उसमें अगर पिछले साल से हम इसकी तुलना करें तो 88% गिरावट आई है। और इसके अलावा अक्टूबर में जो रोजगार का स्तर है उसमें भी काफी गिरावट आई है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, रोजगार के बारे में बात करें तो वो भी गिरा है। और इसके बाद में नवंबर में देखा गया कि लगभग 35 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ और दिसंबर में CMIE जो है इसने बताया कि स्थिति काफी खराब रही। केंद्र को इसमें से कुछ चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो भले से बढ़ रहा है, लेकिन अन्य जो सेक्टर है वहां पर गिरावट देखी गई, नौकरियों में गिरावट देखी गई, निवेश में गिरावट देखी गई, कोर सेक्टर में गिरावट देखी गई। तो ऐसे में सरकार को ये जो चैलेंजेस हैं इनसे निपटने की आवश्यकता है और आने वाला जो केंद्रीय बजट है, यूनियन बजट आने वाला है, उसमें इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि जो खोई हुई पृष्ठभूमि है उसे तेजी से वापस प्राप्त किया जा सके। अगला एडिटोरियल जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है डोंट इग्नोर द वुमेन फार्मर। ये पेज नंबर 7 पर प्रकाशित हुआ है, जो कि जीएस पेपर 1 के सोशल इश्यूज और जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि जो कृषि का क्षेत्र है उसमें जो लिंग
अंतर है उसको अभी जो कृषि कानून आ रहे हैं, फार्म बिल आ रहे हैं, वो और अधिक व्यापक कर सकते हैं और अधिक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, उनने एक बार ये कहा था कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महिलाएं ही थी जिन्होंने पहले फसल जो है और जो पौधे हैं उनको पालतू बनाया था और इस तरीके से खेती की कला और विज्ञान की शुरुआत की थी। तो पहले आपको पता होगा कि पहले के जो आदिवासी लोग होते थे वो भोजन की तलाश के लिए शिकार करते थे और उस समय महिलाएं ही वो थी जिन्होंने देशी वनस्पति जो है उनसे बीज इकट्ठा करना शुरू किया और इसके बाद में भोजन, चारा, फाइबर और ईंधन के दृष्टिकोण से केवल रुचि के लिए खेती करने की शुरुआत की। उस समय जो खेती है वो उद्योग के लिए नहीं की जाती थी, केवल इंटरेस्ट की फार्मिंग जो है उस समय की जाती थी और उसकी जो शुरुआत है वो महिलाओं ने ही की थी। लेकिन अभी के समय में ये देखा जा रहा है कि जो खेती है उसको लेकर एक कॉमन मिसकंसेप्शन माना जाता है, एक आम गलतफहमी ये मानी जाती है कि अगर भारत में जब भी हम कृषि की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसान जो है वो पुरुष होगा, हम ये सोचते हैं कि किसान जो है वो पुरुष होगा, लेकिन ये जो है वास्तविक सच्चाई से बहुत दूर है। अगर हम कुछ आंकड़ों को देखें तो कृषि जनगणना के अनुसार 73.2% ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो खेती की गतिविधियों में लगी हुई है और केवल 12.8% ही ऐसी हैं जो भूमि पर खेती करती है। मतलब उनके द्वारा भूमि पर खेती करने के अलावा खेती से संबंधित कई और कार्य जो हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश की जो संस्कृति है, जो समाज है और जो आर्थिक ताकतें हैं, उनके कारण क्या होता है कि जो महिलाएं हैं उनको भूमि के स्वामित्व से वंचित रखा जाता है। आपने देखा होगा कि अधिकतर जो खेतों की भूमि है वो पुरुषों के नाम होती है। तो ये जो है इस धारणा से उपजा है कि जो खेती है वो एक आदमी का पेशा है। इसके अलावा भारत मानव विकास सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट है कि देश में 83% कृषि जो है उसकी भूमि परिवार के पुरुष सदस्यों को विरासत में मिली है और उनकी जो महिला समकक्ष है उनके द्वारा ये 2% से भी कम है। अर्थात पुरुषों को जो भूमि मिलती है वो विरासत में मिलती है और ये जो विरासत में भूमि है ये महिलाओं को नहीं दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि 81% जो महिला कृषि मजदूर हैं वो या तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग से हैं। इसलिए वे आकस्मिक और भूमिगत मजदूर जो हैं उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी में भी योगदान करते हैं। अर्थात ये भूमिगत मजदूरों की तरह कार्य करती है ये महिलाएं। अगर हम यहाँ पर देखें कि ऐसा सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं दर्शाया गया है, लेकिन जो सरकार है उनके द्वारा भी ये जो मान्यता की समस्या है, महिलाओं को किसान के रूप में मानने की समस्या है, उसके संबंध में आंख मूंद लिया है। जो सरकार है वो भी जो महिलाएं हैं उनको किसानों के रूप में नहीं बल्कि कृषक या फिर जो खेतीहर मजदूर हैं उनके रूप में लेबल करती है। अगर महिलाओं को इस तरीके से किसान की मान्यता नहीं दी जाती है तो इस प्रकार की मान्यता के बिना क्या होता है कि जो महिलाएं हैं उनको सरकारी योजनाओं के जो सभी लाभ है उनसे व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया है। इसके अलावा इन्हें उन अधिकारों की भी गारंटी नहीं दी जाती है जो उन्हें अन्यथा दिए जाते थे यदि उन्हें किसानों के रूप में मान्यता दी जाती। जैसे कि अगर खेती के लिए उन्हें ऋण की जरूरत है, ऋण माफी की बात हो, फसल बीमा, सब्सिडी, यहाँ तक कि अगर उनके द्वारा आत्महत्या करने के मामले होते हैं तो जो परिवार है उनको मुआवजा दिया जाता है किसानों को। लेकिन वहीं पे जो महिलाएं हैं उनके संबंध में ऐसा नहीं होता है। अर्थात महिलाएं जो हैं उन्हें किसान नहीं माना जाता है। किसानों के रूप में जो मान्यता उन्हें नहीं दी जाती है ये उनकी केवल एक समस्या है। इसके अलावा भी महिलाओं की कई समस्या है। महिला किसान मंच जो है उनने ये नोट किया है कि जो महिलाएं हैं उनके पास में भूमि को लेकर, पानी को लेकर, साथ ही जो जंगल होते हैं उनके संबंध में जो अधिकार होते हैं वहां तक असमान पहुंच है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि जो भंडारण की सुविधाएं हैं, परिवहन में जो लागत लगती है, नए निवेशों के लिए जो नगद की आवश्यकता होती है या फिर पुरानी बकाया राशि जो है उसका भुगतान करने के लिए या फिर कृषि ऋण से संबंधित जो अन्य सेवाएं हैं उसके लिए जो समर्थन प्रणालियां है, मतलब ये सब सेवा देने के लिए जो सरकार के द्वारा समर्थन प्रणालियां लाई जाती है वहां तक भी ये देखा जाता है कि जेंडर्ड एक्सेस होता है। अर्थात पुरुषों की जो पहुंच है वो इन तक ज्यादा होती है, महिलाओं की पहुंच इन तक काफी सीमित होती है। इसके अलावा जो इनपुट होते हैं, बाजार होते हैं, वहां पर भी पुरुषों की ही पहुंच होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि क्षेत्र में
उनके बड़े योगदान के बावजूद भी महिला किसान जो होता है उनको एक सीमांत तबके तक कम कर दिया गया है, अर्थात जो महिलाएं हैं उन्हें केवल एक सीमांत किसान के रूप में माना जाता है और उनका शोषण जो है वो यहाँ पर होता है। इसके साथ यहाँ पर ये बताया गया है कि इस तरीके से महिलाएं जो हैं उनके द्वारा पहले ही कई समस्या देखी जा रही है, लेकिन अब जो नया फार्म बिल आ रहा है, जो नया खेती कानून आ रहा है, वो इन समस्याओं को बढ़ा सकता है और ये एक नई चिंता है, क्योंकि सरकार की जो नीति है उन्होंने कभी भी असमानता को कम करने या फिर संकट को कम करने का लक्ष्य नहीं रखा है। महिला और पुरुष के बीच में किसानों को लेकर असमानता जो है उसको कम करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा कभी भी नहीं रखा गया है। तो इसलिए जो महिला किसान है उनको ये डर है कि जो ये नए खेत कानून लाए जा रहे हैं इससे क्षेत्र में जो लैंगिक असमानता है वो और भी बढ़ सकती है, वो और भी गहरी हो सकती है। तो अगर हम महिला किसान अधिकार मंच अर्थात माकाम के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने बयान में कानूनों के साथ में कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने जो नया खेत कानून है इसके संबंध में सबसे पहले तो ये बोला है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उनका इस नए कानून में उल्लेख नहीं है, जिसका पुरुष किसान भी जो विरोध है वो कर रहे हैं। और ये अगर एमएसपी होता है तो एमएसपी से क्या होता है कि जो किसानों का शोषण है उससे बचाव होता है, किसानों का शोषण नहीं होता है। लेकिन एमएसपी का अगर नहीं होगा तो इससे इस बात पर प्रभाव डालता है कि महिलाएं जो हैं, जो कि एक सशक्त एजेंट के रूप में नहीं है, वो बहुत मुश्किल से एक सशक्त एजेंट के रूप में कार्य कर सकती है। ये बहुत मुश्किल से जो व्यापारी हैं और जो कॉरपोरेट संस्थान हैं उनके साथ में जो समझौते हैं उनको समझ सकती है या फिर बातचीत कर सकती है, या फिर किसानों के साथ में अपनी उपज खरीदने के लिए या फिर अन्य सेवाओं के लिए जो समझौते हैं उनमें प्रवेश करती है। तो ऐसे में अगर एमएसपी नहीं होगा तो महिलाओं के लिए ये और भी ज्यादा शोषण वाला हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये स्पष्ट है कि जो किसान है उसके पास में कृषि के निगमीकरण में कोई सौदेबाजी की शक्ति नहीं है, अर्थात उनके पास में बार्गेनिंग का कोई राइट नहीं है किसानों के पास में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉरपोरेट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो किसानों के लिए किसी भी प्रोटेक्शन वेब अर्थात सुरक्षा जाल या फिर पर्याप्त निवारण तंत्र के बिना उनके लिए कीमत तय करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो छोटे सीमांत किसान हैं या फिर मध्यम किसान हैं उनको बड़े कृषि व्यवसायों के लिए अपनी जो जमीन है उसको बेचना पड़ेगा और मजदूरी के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। और छोटे और सीमांत किसान जो हैं उनमें महिलाएं जो है वो मुख्य रूप से आती है, तो वो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है। तो ये इस एडिटोरियल में बताया है महिला किसानों के संबंध में। अब हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि पेज नंबर 1 पर प्रकाशित हुई है और ये जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट रोप्स इन आईटी डिपार्टमेंट टू क्रैक डाउन ऑन जीएसटी फ्रॉड, अर्थात जीएसटी धोखाधड़ी जो है उस पर नकेल कसने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स विभाग जो है उसकी खिंचाई की है। और वित्त मंत्री का ये कहना है कि डेटा चोरी का पता लगाने के लिए पूल किया जा रहा है। तो इस समाचार में ये बताया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम जो है उसमें धांधली करने वाले जो धोखेबाज हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए सरकार ने 7,000 धोखाधड़ी करने वाली जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ अवैध आय को रोकने के लिए आयकर विभाग की खिंचाई की है। और ये जो 7,000 कंपनियां हैं इनकी पहचान की गई डेटा एनालिटिक्स टूल के द्वारा। यहाँ पर ये देखा गया कि नकली बिल या फिर अन्य जीएसटी धोखाधड़ी के लिए जो उपयोग होता है उसके कारण होने वाले कोई भी आय है उसे छुपी हुई आय माना जाएगा और गंभीर दंड को आकर्षित इसमें किया जाएगा, ताकि प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है उसका बेहतर अनुपालन हो सके। हमने देखा कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो बढ़ गया है और उसके संबंध में हमने देखा कि वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि उनके द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं और कुछ अनुपालना की गई है। ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है। जीएसटी संग्रह जो है वो 1.15 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया है दिसंबर 2020 में। और वित्त मंत्री ने यह कहा है कि पिछले 1.5 महीने में जीएसटी नेट राज्य के द्वारा पूलिंग डेटा, आयकर और सीमा शुल्क विभाग, बैंकों और अन्य एजेंसियों में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई ठोस कार्यवाही जो है वो की गई है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि पेज नंबर 10 पर प्रकाशित हुई है और ये प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण है। इसमें बताया है FSSAI स्लैशेस लिमिट फॉर ट्रांसफैट लेवल इन फूड्स। FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है उन्होंने खाद्य पदार्थों में सुरक्षा और मानक बिक्री पर प्रतिबंध विनियम जो है उसमें संशोधन के माध्यम से तेल और वसा जो होता है उसमें
जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं उसकी जो मात्रा है वो अभी है 5%, लेकिन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स की तेल और वसा में सीमा है इसमें संशोधन कर दिया है और इनके द्वारा ये बोला गया है कि इसे कम करके 2021 तक 3% करना है और 2022 तक इसे 2% तक करना है। अभी ये 5% है। तो अगर हम यहाँ पर ट्रांस फैट्स के बारे में बात करें कि ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, तो जो ट्रांस फैट होते हैं अर्थात ट्रांस फैटी एसिड होते हैं, ये ट्रांस वसा जो है वो सबसे खतरनाक प्रकार की वसा होते हैं जो कि हमारे शरीर पर किसी भी अन्य आहार की तुलना में सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इस वसा को अधिकांशतः कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है, हालांकि कुछ मात्रा में ये प्राकृतिक रूप से भी निर्मित होती है। इस प्रकार से ये हमारे आहार में कृत्रिम ट्रांस फैटी एसिड अथवा प्राकृतिक ट्रांस फैटी एसिड के रूप में उपस्थित हो सकती है। ये जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं ये शुद्ध घी या मक्खन की तरह दिखते हैं और इन्हें ये जो कृत्रिम ट्रांस फैटी एसिड है इनको हाइड्रोजन और तेल की अभिक्रिया कराकर उत्पादित किया जाता है, अर्थात ऑयल अर्थात तेल और हाइड्रोजन जो है उनकी अभिक्रिया से ये ट्रांस फैटी एसिड उत्पन्न होते हैं। हमारे आहार में कृत्रिम ट्रांस फैटी एसिड जो है उसका प्रमुख स्रोत है आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल जो है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स जो यूज होता है, वनस्पति या मार्जिन्स होते हैं, जबकि मांस और डेयरी उत्पाद जो है उनमें कुछ मात्रा में प्राकृतिक रूप से ये पाए जाते हैं। ये जो ट्रांस फैटी एसिड हैं इसके प्रयोग से मोटापा बढ़ता है, टाइप 2 डायबिटीज अर्थात टाइप 2 मधुमेह होता है, हृदय रोग होते हैं, उपापचय सिंड्रोम हो सकता है, इंसुलिन प्रतिरोध होता है, बांझपन या कैंसर आदि का खतरा इनसे हो सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO जो है उनने ये सिफारिश की है कि जो ट्रांस फैट है उनका सेवन जो है वो कुल सेवन में 1% से कम तक सीमित होना चाहिए था। जो कुल सेवन है उसमें 1% से भी कम ट्रांस फैटी एसिड्स जो है उनका सेवन किया जाना चाहिए। इसके अलावा 2023 तक वार्षिक खाद्य आपूर्ति में जो ट्रांस फैटी एसिड है इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिए कहा गया है, इसे पूर्ण रूप से हटाने के लिए कहा गया है। इससे संबंधित हम प्रारंभिक परीक्षा का एक प्रश्न देखते हैं। ट्रांस फैटी एसिड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये सबसे हानिकारक प्रकार के वसा होते हैं जो कि हमारे शरीर पर किसी भी अन्य आहार की तुलना में अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। इसके प्रयोग से मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग, उपापचय सिंड्रोम, इंसुलिन प्रतिरोध, बांझपन तथा कैंसर आदि का खतरा होता है तथा ये गर्भ में भ्रूण के विकास को भी हानि पहुंचा सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है WHO ने सिफारिश की है कि ट्रांस वसा जो है उसका सेवन कुल ऊर्जा सेवन के 1% से कम तक सीमित हो। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है जो कि 2020 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डिजिटल सुरक्षा बुनियादी ढांचे के लिए ए। इसके बाद में हम मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जिनका आंसर लिखने की आपको कोशिश करनी है। भारत ने आपात स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए औपचारिक रूप से 2 टीकों को मंजूरी दी, लेकिन उच्च वैक्सीन झिझक होने पर सरकारी संचार में अस्पष्टता जो है वो खतरनाक है। समीक्षकों का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है पेटेंट कार्य प्रकटीकरण नियमों का कमजोर होना भारत के अनिवार्य लाइसेंसिंग शासन की प्रभावशीलता को बाधित करता है, चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो दोनों से रिलेटेड आर्टिकल हैं ये हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। मेंस के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर लिखने की आप कोशिश कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।